हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम भी। दोस्तों, मेरा नाम है कैलाश तिवारी और अपनी आज की इस रैपिड फायर सीरीज में हम डिस्कस करेंगे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। सो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, जैसे कि नाम के आगे लगा हुआ है प्रायोरिटी, मतलब एक ऐसा सेक्टर बनाया गया जिसमें कि प्रायोरिटी के साथ लेंडिंग करनी है। लेंडिंग माने क्या होता है? लोन प्रोवाइड करना, या फिर हम कह सकते हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना। ये फाइनेंशियल असिस्टेंस कौन प्रोवाइड करता है? या फिर फाइनेंशियल सपोर्ट, ये फाइनेंशियल सपोर्ट बैंक के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, हालांकि लोन के फॉर्म में प्रोवाइड किया जाता है जिसको वापस भी पे करना होता है। बट एक समय ऐसा था आज़ादी के बाद जिस टाइम पर बैंक देने से रिलेक्टेंट रहते थे या फिर तैयार नहीं होते थे इस पर्टिकुलर सेक्टर में लेंडिंग करने के लिए। और ये कौन सा सेक्टर है, इसमें क्या क्या चीज़ें क्लासीफाई हैं, ये मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि हम सिर्फ ये नहीं कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर के अलावा भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जिनको प्रायोरिटी सेक्टर में क्लासीफाई किया गया है। तो पहले से ये होता था कि जो बिजनेसमैन है या फिर जिनके पास पहले से पैसा है उनको ज़्यादा लोन दिया जाता था ताकि उनका लोन सिक्योर रहे बैंक्स का, और बैंक्स मेजरली सारे प्राइवेट एंटिटी ही थे। सो बेसिकली ये जो कंडीशन है ये कैसे बदली, कैसे एग्रीकल्चर या फिर जो अलाइड एक्टिविटीज़ या फिर बाकी सारी प्रायोरिटी सेक्टर की तरफ बैंक्स मुड़े, ये सर आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये आपके ARD ESI किसी भी सेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, दोनों ही जगह इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट वेटेज है। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, बट पहले देखते हैं कि 3 फेजेस ऑफ इंडियन बैंकिंग। तो इंडियन बैंकिंग को बेसिकली 3 फेज में क्लासीफाई किया जाता है, जिसमें कि पहला फेज है 1969 से पहले वाला, जिसको हम बोलते हैं प्री नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। तो बेसिकली आप देखेंगे इसमें जो नेशनल बैंक हैं, अभी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, वो कब ओपन हुए वो बेसिकली यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। जैसे 1865 में जो इलाहाबाद बैंक पहला स्टार्ट हुआ था, ओल्डेस्ट जॉइंट इंडियन बैंक है। उसके बाद 1881 में ओथ कमर्शियल बैंक जो फर्स्ट बैंक था किसी इंडियन के द्वारा, और PNB जो है वो 1886 में फाउंड किया गया था। किसने फाउंडेड किया था आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आई होप कि आप सब उन्हें जानते होंगे। सेकेंड फेज है 1969 से 1991 का, इसको हम बोलते हैं बैंक नेशनलाइजेशन वाला फेज। 1969 में पहली बार नेशनलाइजेशन हुआ था बैंक्स का। 14 बैंक्स को उस समय नेशनलाइज किया गया था। 1980 में फिर से फर्दर 6 बैंक को नेशनलाइज किया गया था। यहाँ पे बोला गया था क्लास बैंकिंग टू मास बैंकिंग, मतलब पहले केवल एलाइट्स को या फिर जो हम कहें कि बिजनेस को मिलता था लोन, उसको फिर मास में दिया जाने लगा। मास मतलब जिसको हम प्रायोरिटी सेक्टर कह रहे हैं। तो क्लास बैंकिंग से मास बैंकिंग की तरफ ये वो फेज था नेशनलाइजेशन का। आप देखेंगे ये 14 + 6 20 हो गए, और उसके बाद भी बैंक नेशनलाइज हुए थे। अराउंड 27-30 नेशनलाइज बैंक हो गए थे। आज फिर से वो कंडीशन है जब 12 नेशनलाइज बैंक रह चुके हैं मर्जर के बाद, और बेसिकली आप देखेंगे बैंक्स का जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा हो चुका है। थर्ड फेज़ क्या है जो 1991 से अभी तक का है, जिसमें कि LGP रिफॉर्म, LPG या फिर LGP रिफॉर्म्स की हम इसमें बात करते हैं। लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, जिसने कि बैंकिंग को भी प्राइवेट सेक्टर में एंटर किया। और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि रैपिड प्रोलिफरेशन या फिर जो ग्रोथ हमने देखी, और आज के टाइम पे आप देख सकते हैं जिस समय ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस या फिर ऑनलाइन बैंकिंग का टाइम है, तो कितनी रैपिडली चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो ये बेसिकली 3 फेजेस हैं। हालांकि इसमें एक और फेज़ अभी हम रिसेंट वाला ऐड कर सकते हैं जो डिजिटल बैंकिंग का है, या फिर 2014 में जब फाइनेंशियल इंक्लूजन को बहुत रैपिडली ग्रो कराया गया, और वो थ्रू द प्रधानमंत्री जनधन योजना और उसके साथ साथ जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा, ये बैंकिंग कंटेक्स्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं। इसके अलावा प्रायोरिटी सेक्टर में बेसिकली आता क्या क्या है, तो सेक्टर में क्या क्या चीज़ें देखिए, एग्रीकल्चर और अलाइड सारी एक्टिविटीज़। MSME भी प्रायोरिटी सेक्टर में आता है। एक्सपोर्ट क्रेडिट, क्योंकि एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना, एक्सपोर्ट से ही हमारी अर्निंग होती है। एजुकेशन में तो एजुकेशन लोन, ये सारी चीज़ें। हाउसिंग, इसीलिए आप देखेंगे जो हाउसिंग लोन है उनका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो काफ़ी कम होता है। क्यों? क्योंकि वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर क्लासीफाई होता है और यहाँ पे इंटरेस्ट कम होता है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी और फिर अदर्स में क्या क्लासीफाई किया है वीकर सेक्शन के लिए, इसको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये प्रायोरिटी सेक्टर की क्लासेस हैं। अब इसमें आप देखिए टोटल प्रायोरिटी सेक्टर में फाइनेंस कितना करना होता है, कुछ कंडीशंस दी गई हैं, क्योंकि कंडीशन अभी भी वैसे ही। अब आप देखेंगे, अगर बैंक के नज़रिए से आप सोचिए कि बैंक को बोला गया है कि आपको इस सेक्टर में लोन देना है, और लोन भी रियायतों में देना है, मतलब एक कंसेशन के साथ देना है, तो फिर बैंक बोलेगा भाई हमारी इनकम कैसे होगी, हम काम कैसे करेंगे, एम्प्लॉयज़ को हम जो सैलरी अलाउंसेस वगैरह या फिर अपना जो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस है वो कैसे उठाएंगे। तो बेसिकली उसके लिए होता है कि एक टारगेट फिक्स किया गया है कि इतना आपको करना है। सो टोटल प्रायोरिटी सेक्टर है वो 40% ऑफ द ANBC क्या है, एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। तो ये 40% फिक्स किया गया है कि आपको एटलीस्ट 40% करना है
इतना आप अचीव कीजिए, उसके आगे आप करेंगे आपकी मर्जी, नहीं तो आपको एटलीस्ट इतना करना है। ये सभी बैंक्स के लिए कंडीशन है, जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं, मतलब पब्लिक प्लस प्राइवेट। तो प्राइवेट बैंक के लिए ऐसा नहीं कि उनके लिए ये कंडीशन है, उनके लिए भी कंडीशन है। हालांकि अगर कोई छोटे बैंक है उनके लिए कंडीशन फिर वैलिड नहीं होती है। सो 40% ऑफ एएनबीसी या फिर क्रेडिट इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर। ओके, सो टोटल प्रायोरिटी सेक्टर में कितना है 40%। उसमें से आप देखेंगे एग्रीकल्चर में 18% ऑफ एएनबीसी, एग्रीकल्चर में स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर में 18% है। इसी वजह से आप देखेंगे बहुत सारी केसीसी फाइनेंस की जाती हैं, एग्रीकल्चर में लोन बहुत ज़्यादा दिया जाता है, यही रीज़न है। और आईबीपीएस एएफओ या फिर जो पोजीशन है हम कहते हैं बैंक में, वो भी इसीलिए है क्योंकि इतना बड़ा जो क्रेडिट का एक्सपोजर है वो एग्रीकल्चर में होता है। और स्पेसिफिकली उसमें भी आप देखेंगे 10% स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर के लिए होता है। माइक्रो एंटरप्राइजेज, सो दैट कि हमारी कॉटेज इंडस्ट्रीज बढ़ सकें, उसके लिए 7.5% ऑफ द एएनबीसी एंड वीकर सेक्शन के लिए 12% ऑफ एएनबीसी। अब इसको बेसिकली 3 क्लासेस में क्लासिफाई किया जाता है एग्रीकल्चर को, जिसको हमने 18% देखा था। उसमें फार्म क्रेडिट आता है, जिसमें कि शॉर्ट टर्म लोन, मीडियम टर्म फॉर मशीनरी, ट्रैक्टर, इरिगेशन। तो आप इसमें देखेंगे बेसिकली ये प्रोडक्शन से रिलेटेड रहता है, केसीसी या फिर स्मॉल परचेज ऑफ लैंड फॉर द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। ये बेसिकली जो प्रोडक्शन रिलेटेड नीड है उसके लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, कि कुछ बड़े कंस्ट्रक्शन करने हैं, कंजर्वेशन, वाटर शेड डेवलप, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया होता है। उसके साथ साथ प्लांट टिश्यू कल्चर या फिर अगेन इंडस्ट्रियलाइजेशन, वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं। मैक्सिमम इसमें एक्सपोजर 100 करोड़ का होता है। उसके अलावा एंसिलरी एक्टिविटीज़ में क्लासिफाई किया जाता है। तो स्पेसिफिक स्कीम्स हैं, जैसे एग्री क्लिनिक, एग्री बिजनेस सेंटर्स हैं, क्रेडिट टू पैक्स है, एफएसएसएलएम्स हैं, लोन्स टू मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट अंडर द आरआईडीएफ विद द नाबार्ड ऑन अकाउंट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर शॉर्टफॉल। अगर किसी बैंक ने 40% टारगेट अचीव नहीं किया एक साल में, मतलब जितना टोटल एक्सपोजर है क्रेडिट का उसमें 40% प्रायोरिटी सेक्टर में नहीं हुआ, तो वो जो शॉर्टफॉल होता है, मान लीजिए किसी बैंक ने 38% अचीव किया तो 2% बचा हुआ है, तो 2% जो शॉर्टफॉल है वो नाबार्ड के को देना पड़ेगा आरआईडीएफ में, और उसमें बहुत कम इंटरेस्ट, 2% का इंटरेस्ट रेट पे किया जाता है। इसलिए वो बैंक के लिए बड़ा लॉस होता है। इसीलिए बैंक कोशिश करते हैं कि वो पहले ही प्रायोरिटी सेक्टर में फाइनेंस कर दें। इसके अलावा आप देखेंगे एजुकेशन लोन अप टू 20 लाख, हाउसिंग लोन आप देखेंगे मेट्रो सिटीज़ में 35 लाख और 25 लाख इन अदर सिटीज़। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, रिन्यूएबल एनर्जी है, अदर है, अदर्स में क्या है, लोन्स टू एसएचजी एंड जेएलजी एंड डिस्ट्रेस्ड पर्सन्स। तो ये भी इसमें क्लासिफाई होते हैं। ये कंडीशन थोड़ी सी आपको याद रखनी है, क्योंकि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रिन्यूएबल एनर्जी में कितने % का एक्सपोजर या फिर कितने करोड़ का एक्सपोजर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में क्लासीफाई हो सकता है। सो अप टू 30 करोड़ फॉर द पर्पज ऑफ सोलर बेस्ड जनरेटर, विंड मिल, माइक्रो हाइड्रो प्लेट्स, स्ट्रीट लाइटिंग, ये सारा कुछ कितने तक, अप टू 30 करोड़। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारी चीज़ याद रखिएगा। जैसे एक बार नाबार्ड में ये वाला पॉइंट पूछा गया था, लास्ट ईयर ही पूछा गया था, इंडिविजुअल वुमेन बेनिफिशियरी अप टू 1 लाख पर बोरोवर फॉर यूसीबी एग्जिस्टिंग लोन्स टू वुमेन विल कंटिन्यू टू बी क्लासिफाइड अंडर वीकर सेक्शन टिल देयर मैच्योरिटी एंड रिपेमेंट। ये पूरी की पूरी लाइन दी थी और 1 लाख पर बोरोवर वाला ऑप्शन पूछा हुआ था, तो ये आपको पता होना चाहिए। सिमिलरली यहाँ पे भी है डिस्ट्रेस पर्सन के लिए, तो ये स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, और ये बेसिकली क्लासिफाई किया गया है वीकर सेक्शन में, जो हमने देखा था वीकर सेक्शन को स्पेशल फोकस इसमें किया गया है। सो ये सारी चीज़ें थी पीएसएल से रिलेटेड, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। इंपॉर्टेंट टॉपिक है न सिर्फ नाबार्ड के लिए बल्कि किसी भी बैंकिंग एग्जामिनेशन में, क्योंकि बैंक्स को 40%, आप समझ रहे हैं कि 50% से थोड़ा सा कम, इतना सारा केवल प्रायोरिटी सेक्टर में ही करना है, तो इन सारी चीज़ों को बहुत फोकस के साथ करना ही पड़ता है। और अब अगर आप देखेंगे ओवरऑल बैंक्स की बैलेंस शीट, बैंक्स को इससे बहुत प्रॉफिट जनरेट होता है। बैंक्स इनको क्लासिफाई करता है रैम में, रिटेल, एग्रीकल्चर एंड एमएसएमई। तो रिटेल में मतलब जो हमारी बेसिक नीड्स होती हैं, हालांकि उसमें कार लोन, बाइक लोन, ये सारे लोन्स आ जाते हैं। एग्रीकल्चर तो आप समझ ही रहे हैं, एग्रीकल्चर के टाइप के लोन, और एम माने एमएसएमई, तो एमएसएमई, तो ये जो रैम वाला पोर्शन होता है बैंक्स की, इसमें बहुत अर्निंग होती है। बहुत अर्निंग कहने का मतलब है इसमें एनपीए कम होता है, रिटर्न ज़्यादा होते हैं। जबकि कॉर्पोरेट लोन का जो एक्सपोजर है वो बहुत बड़ा होता है, बट वहाँ पे बहुत नेगोशिएशंस होते हैं, क्योंकि जो कॉर्पोरेट है वो अपने हिसाब से नेगोशिएशन करता है बैंक्स के साथ कि हम इतना इंटरेस्ट रेट नहीं देंगे, आप इतना कीजिए, अदरवाइज हम दूसरे बैंक में चले जाएंगे। तो वो केवल वो बहुत कम्पिटिटिव मार्केट है, तो वहाँ पे भले ही एक्सपोजर ज़्यादा हो बट रिटर्न कम होते हैं। यहाँ पे एनपीए भी कम है और रिटर्न भी ज़्यादा होते हैं बैंक के लिए। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप कि आप मॉक टेस्ट कर रहे होंगे।